हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एस फार्मा ट्यूटर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कीमोथेरेपी यूनिट में से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को। तो ये कीमोथेरेपी यूनिट का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट में 5 अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें से सल्फोनामाइड ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड्स, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, इन सब चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हें ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये कीमोथेरेपी यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और हर टॉपिक में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो चलिए आज के टॉपिक को, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, इसे आपने किसी ना किसी के मुंह से कभी ना कभी सुना ही होगा कि इस पेशेंट को टीबी हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो होता क्या है, ये एक पोटेंशियली फैटल कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो कि कांटेक्ट में आने से फैलता है। कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट्स जो होती है, स्पुटम्स, उनके थ्रू ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलता है। जो भी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का शिकार है वो किसी भी एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है और वो हेल्दी पर्सन उसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है, तो उसे भी टीबी होने का खतरा रहता है। तो ये क्या है, कॉन्टेजियस डिजीज़ है, कांटेक्ट में आने से फैलती है। ये बॉडी के ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट में पाई जाती है, हर पार्ट में टीबी हो सकता है। बट ज़्यादातर क्या नोटिस किया गया है, देखा गया है कि ये लंग्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। तो कोई भी पेशेंट जो ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा तो इनहेलेशन के बाद कहाँ जाएंगे वो ड्रॉपलेट्स? सबसे पहले लंग्स में जाएंगी, इसलिए लंग्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से फैलता है, उसकी वजह से ये टीबी हो जाता है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें जो ये माइकोबैक्टीरियम है उसकी अलग अलग स्पीसीज हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी कोज करता है। एक माइकोबैक्टीरियम बोविस है जो कि कैटल्स वगैरह में डिजीज कोज करता है। एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है जो लेप्रोसी कोज करता है। कुछ एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है जो निमोनिया, स्किन अल्सर, लिम्फेडाइनिटिस, ये सब क्या कोज करते हैं। तो जो ये टीबी है ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। और ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है, बड़े लंबे टाइम तक इसकी जो है दवाइयाँ चलती हैं और बहुत ही ख़राब डिजीज़ होती है ये। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो लो ग्रेड फीवर, फटीग, वेट लॉस, परसिस्टेंट कफ पेशेंट को रहेगा और कभी कभी उसके कफ में ब्लड आने के चांस होते हैं। नाइट स्वेट्स, चिल, उसके चेस्ट में पेन, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस की बात की जाए तो 2 टाइप की टीबी हो सकती है, पल्मोनरी टीबी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ लंग्स में पाई जाएगी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है, लिम्फ नोड में अगर टीबी हो गई। प्लूरल टीबी, टीबी ऑफ अपर एयरवेज यानी कि ट्रैकिया में। स्केलेटल टीबी, जेनिटो यूरिनरी टीबी, मिलियरी टीबी, पेरिकार्डियल टीबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये सारी क्या है, लंग्स के अलावा भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो सकती हैं अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा व्रॉस हो गई तो। पल्मोनरी टीबी क्या है, लंग्स में होती है, अभी हमने बात कर ली। अब आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ड्रग्स जो टीबी को ठीक करने में यानी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में यूज होने लग रहे हैं, उन्हें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहा जाता है। बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की तो बड़ी ही आसान सी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स और कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं इसमें। फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, हाईली इफेक्टिव होते हैं और लो टॉक्सिक होते हैं। मीन्स कि जिस भी पेशेंट को दे रहे हैं उसमें टॉक्सिसिटी कम करेंगे और हाईली इफेक्टिव होते हैं। इनका रूटीनली यूज किया जाता है, जिसमें आइसोनियाजेड, रिफाम्पिन, पायराजीनामाइड, इथैम्ब्यूटेल, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
ये सब आ गया। आइसोनियाजिड को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफाम्पिन को R से, पायराजीनामाइड को Z से और इथैम्ब्यूटोल को E से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को S से। तो इसका क्या है, HRZES, इससे क्या है, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। सेकेंड लाइन ड्रग में क्या है, ये एज कंपेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, थोड़ी कम इफेक्टिव है और हाईली टॉक्सिक है। इनका यूज कब किया जाता है, जब किसी भी पेशेंट को इन दवाइयों से यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग से किसी भी टाइप की रेजिस्टेंट डेवलप हो गई तो इन सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी आ गई, PAS यानी कि पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसेरीन, कैनामाइसिन, अमीकासिन और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बट ये क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इनका भी यूज किया जाता है टीबी में। तो आगे बढ़ते हैं आइसोनियाजिड पे। इसे आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड कहा जाता है, ये इसका केमिकल नेम हो गया। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है टीबी के लिए और इसका बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ। ये उस बैक्टीरिया में आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है और इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दोनों पे क्या है, अपना एक्शन इफेक्टिवली शो करेगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जो बैक्टीरिया की सेल है वो माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है, तो ये जाकर के उसकी सिंथेसिस को ही रोक देती है, उसको ही इनहिबिट कर देती है। तो जो भी बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल नहीं बनेगी और वो धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाएगा और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। यूजेस की बात की जाए तो ये पल्मोनरी टीबी में, मेनिंजाइटिस में और जेनिटो यूरिनल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है आइसोनियाजिड का। रिफैम्पिन पे आते हैं तो ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफामाइसिन का। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकी दोनों में इफेक्टिव पाया जाता है। ये कुछ एंटेरिक बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया में भी अपना एक्शन सेम तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। और रिफैम्पिन की बात की जाए तो एज अ सिंगल ड्रग इसे कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, इसे हमेशा कॉम्बिनेशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी इस ड्रग में। इन केस अगर इसमें कभी भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो इसकी वजह से किसी और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग में कोई क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी। मीन्स की जैसे कि सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग है, अगर सल्फासालाजीन में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो उसकी वजह से जितनी भी सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग है अब सारी किसी भी काम की नहीं रही, सबके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो इस केस में ऐसा नहीं होता। इसके साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, डीएनए के साथ जाकर के बाइंड अप हो जाती हैं और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसे इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है इसका। ये आसानी से किसी भी टिश्यू में, किसी भी फैगोसाइटिक सेल में जो भी बैक्टीरिया किया है उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है और ऑर्गेनिज्म को आसानी से किल कर देती है। यूजेस की बात की जाए तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई जाती है और हमेशा इसे आइसोनियाजिड के साथ इन कॉम्बिनेशन दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये लेप्रोसी में भी यूज़ की जाती है रिफैम्पिन। इथैम्ब्यूटल पर आते हैं तो ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है नेचर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे इनहिबिट कर देती है, उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या है, धीरे धीरे मर जाता है। होता क्या है, माइकोबैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उसमें एराबिनोसिल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। तो ये जा करके उसे ही इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि सेल वॉल नहीं डेवलप हो पाती। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस की बात की जाए तो सेम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। पायराजीनामाइड ये निकोटिनामाइड के रिलेटिव है, एक तरीके से उससे रिलेट कर रही है। ये इफेक्टिवली है फर्स्ट 2 मंथ थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में। पहले 2 महीने क्या है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, उसमें ये हाईली इफेक्टिव पाई जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनने देती,
बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मर जाता है। पायराजीनामाइड जो ड्रग है वो एक प्रो ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होने के बाद पायराजीनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, और ये जा करके माइकोबैक्टीरियल की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है सॉरी, उसको जा करके ये क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है और कोई भी ट्रांसपोर्ट फंक्शन नहीं होने देती, मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती, और इस तरीके से ये क्या है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। यूजेस की बात की जाए तो सेम रिफैम्पिन और आइसोनियाजिड के साथ इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, हमने अमीनोग्लाइकोसाइड्स पढ़े थे, उसमें ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग उस क्लास की ड्रग है। ये इसका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह भी यूज़ किया जाता है, बट ये आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथैम्ब्यूटिल इनकी तरह हाईली इफेक्टिव नहीं है, ये उनसे कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो हमने उसमें पढ़ा था, क्या करती हैं ये, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। 30S सब यूनिट जो राइबोसोम की होती है उसके साथ जा करके बाइंड अप हो जाती हैं और mRNA को, मैसेंजर RNA को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देती है। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो इनका यूज़ कब किया जाता है, जब फर्स्ट लाइन एजेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए या फिर कोई फेलियर हो जाए, क्लिनिकल रिस्पांस ना मिल रहे हो, मतलब कि फर्स्ट लाइन जो ड्रग है उससे कोई क्लिनिकल रिस्पांस ना मिल रहे हो, तब उस केस में इनका यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोई सीरियस ट्रीटमेंट चल रही हो या फर्स्ट लाइन जो ड्रग है उससे कोई एडवर्स रिएक्शन आने लग रही हो, उस केस में सेकंड लाइन ड्रग का यूज़ किया जा सकता है। इसमें हमने पढ़े थे PAS, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन, अमीकासिन, ये सब क्या है, ये इसकी सेकंड लाइन ड्रग्स के एग्जाम्पल है। न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये रिफोब्यूटिन, ये सब क्या है, न्यूअर ड्रग्स है कुछ, इनका भी यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं लेप्रोसी पे। तो लेप्रोसी क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के थ्रू हो जाती है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो जाती है। स्ट्रॉन्गली एसिड फास्ट रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है ये। इसे हैंसन डिजीज़ भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट था, उसने 1873 में जब से इसकी खोज करी इस डिजीज़ की, तब से उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया, हैंसन डिजीज़ भी कहा जाता है इसे। इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कि अगर बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया तो उसे अपने सिम्टम्स दिखाने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। बहुत ही लॉन्ग इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये प्राइमरली इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देखा गया है, तो सुपरफिशियल टिश्यूज पे, मतलब स्किन वगैरह पे ज़्यादातर, और पेरिफेरल नर्व्स पे इसका क्या है, इफेक्ट देखा गया है। तो एक लेप्रोसी पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कैसे कैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। तो उनके जो स्किन है उसमें पैचेस आ जाते हैं और उन पैचेस पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, मतलब अगर टच करेंगे, कुछ मारेंगे, पिंच करेंगे तो कोई एहसास नहीं रहता। लेप्रोसी पैचेस जो होते हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, पेल रेडिश या कॉपर कलर के हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और रेस्ड भी हो सकते हैं, मतलब चपटे भी हो सकते हैं और उठे हुए भी हो सकते हैं। उन्हें कभी भी इचिंग नहीं करनी चाहिए उनके ऊपर, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ सेंसेशन रहती है उसमें, हीट, टच, पेन, सब चीज़ों की हीट भी नहीं फील होगी उसमें, टच भी नहीं फील होगा और पेन भी नहीं फील होगा, और बॉडी के किसी भी पार्ट में वो अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि ये देखिए स्किन पैचेस लेप्रोसी के। कभी कभी लेप्रोसी की वजह से हैंड डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी ही खतरनाक डिजीज़ है और इंक्यूबेशन पीरियड भी इसका बहुत लंबा है, 3 से 5 साल का। स्लो डेवलप होती है ये और बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ है ये। इसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, उनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सल्फोन यूज़ किए जाते हैं इसमें, जिसमें डेप्सोन का कॉमनली यूज़ किया जाता है। फेनाजीन के डेरिवेटिव्स जिसमें क्लोफाजीमीन नाम की ड्रग का यूज़ किया जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में अभी हमने पढ़ा, रिफैम्पिन में और इथियोनामाइड में, उन ड्रग्स को लेप्रोसी में भी यूज़ किया जाता है। और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इन सब का भी यूज़ किया जाता है इसमें।
तो डेप्सोन जो है उसे डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन कहा जाता है। ये सिंपल, ओल्डेस्ट और चीपेस्ट ड्रग है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है सल्फोन क्लास की, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई जाती है इस लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम है, पावा को जाकर के इनहिबिट कर देती है। तो जैसे हमने सल्फोनामाइड ड्रग में पढ़ा था, अगर पावा को इनहिबिट कर देगी कोई भी ड्रग तो आगे फोलिक एसिड नहीं बनेगा, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड ये सब नहीं बनेंगे, प्यूरिन पायरिमिडीन नहीं बनेंगे, डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे, प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये ऐसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। इसके यूजेस की बात करी जाए तो लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, और अगर कोई भी स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस हो जाए तो उस केस में इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। इसके बाद आते हैं क्लोफाजिमीन में। तो ये एक डाई है जिसके अंदर लेप्रोस्टैटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है ज़्यादातर ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेम है ये, मतलब कि डीएनए को जाकर के इनहिबिट कर देती है एम लेप्रेई बैक्टीरिया में, उसको इंटरफेयर कर देती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है एम लेप्रेई बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जाकर के उसके स्ट्रक्चर को या उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो रहे हैं उसको जाके डिसरप्ट कर देती है। इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। यूजेस की बात की जाए तो लेप्रोसी में एंटी प्रोटोजोअल एक्शन में, निमोनिया वगैरह में टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि एक्ने, डर्मेटाइटिस, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस हैं ये इसके। तो इसके बाद जो क्लास ऑफ ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस को तो हमने टीबी में पढ़ लिया है, और ये अदर एंटीबायोटिक्स जो हैं इनका भी यूज़, क्लैरिथ्रोमाइसिन वगैरह का यूज़ हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़ लिया है, तो अभी नहीं इस वीडियो में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज भी कन्वे करना चाह रहा हूँ। मदर टेरेसा की लाइन थी, द बिगेस्ट डिजीज टुडे इज नॉट लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस बट रैदर द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड, अनकेयर्ड फॉर एंड डेजर्टेड बाय एवरीबडी। तो एज अ मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, एज अ फार्मासिस्ट, या फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं लेप्रोसी के या टीबी के, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझने लग रहे हैं, उनको मोटिवेट करिए जिससे कि उन्हें, उनके अंदर इससे लड़ने की शक्ति आए, इस बीमारी से लड़ने की शक्ति आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।